चलिए हम आ गए हैं नए वीडियो के साथ। इसमें हम बताएंगे जो पद्धतियाँ हमने पढ़ी थी कोण को नापने के लिए, उनके बारे में थोड़ा सा आगे। हमने कल पढ़ा था, मतलब यानी कि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था साष्टिक पद्धति। ठीक, कोण को मापने की एक पद्धति के बारे में पढ़ा था जिसका नाम था हमारी साष्टिक पद्धति। ठीक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक, आज पढ़ेंगे हम सटीक पद्धति यानी कि सेंटेसिमल पद्धति। इसे फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं, फ्रांसीसी पद्धति। ठीक, क्योंकि जो है इस पद्धति को विकसित किया था फ्रांस के लोगों ने। ठीक, इसलिए इसको जो है फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। चलिए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक, इसकी परिभाषा अगर लेना चाहेंगे तो हमने यहाँ पर जो साष्टिक पद्धति में बताया था, वहाँ पर बताया था कि एक समकोण था, एक समकोण त्रिभुज था। ठीक, एक समकोण त्रिभुज था यानी कि एक समकोण था, मान लीजिए ये इस तरह से। ठीक, जो एकदम सीधा और इस पर एक सीधा सा एक रेखा खींच दी जाए किसी रेखा पर, वो हमारा जो है समकोण होता है ना। एक यहाँ पर ऐसी रेखा हमने खींचा, सीधी सीधी उसके लंबवत, अगर मतलब इस तरह से हम एक रेखा खींचे तो इसका इस पर ये लंब कहलाएगी। ठीक, लंब के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा है, नॉर्मल के बारे में। तो जो है लंब जो कहलाएगी, उसी लंब का जो मान होता है वो समकोण कहा जाता है। ये लंब को जो है कहा जाता है समकोण। ठीक, यहाँ पर चित्र नहीं दिख रहा है, ये यहाँ देखिए इस तरह से बना रहे। यहाँ जो कोण बनता है इसको कहा जाता है समकोण। ठीक, अब उस समकोण को हम जो है इस समकोण को हमने 90 बराबर भागों में बांटा था। ठीक, तो जो एक भाग आ रहा था वो हमारा एक अंश कहला रहा था, यानी कि 90 बराबर भागों में बांटा, यानी ये जो पूरा हो जाएगा वो 90 अंश हो जाएगा ना। यानी कि समकोण का मान अगर अंश में नापेंगे तो कितना आएगा, 90 अंश। मतलब किसी समकोण को हम अगर 90 बराबर भागों में बांटेंगे तो जो एक भाग छोटा सा आएगा उसे हम अंश के नाम से जानते हैं, एक अंश के नाम से। ठीक, और सटीक पद्धति में क्या हुआ, उसी समकोण को यहाँ इन्होंने जो है इसी समकोण को इन्होंने 100 बराबर भागों में बांट दिया। समकोण हमारा था ये। ठीक, समकोण जो हमारा समकोण था इसी को इन्होंने 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया, इसी कोण को। ठीक, तो जो एक हिस्सा आया कोण का, जो एक हिस्सा आया कोण का, वह हिस्सा हमारा कहलाएगा एक ग्रेड। इसे ग्रेड में मापते हैं। जैसे वहाँ अंश साष्टिक पद्धति में यहाँ पर अंश लिखते थे या डिग्री, छोटा सा गोला ऊपर बना देते थे ना। जैसे 90 लिखा हमने, 90 अंश लिखना है तो इसके ऊपर छोटा सा गोला बना देते थे, वृत्त बना देते थे छोटा सा ऊपर, तो वो हमारा कहलाता था अंश या डिग्री कहते थे। ठीक, वैसे यहाँ पर जो है इसे ग्रेड के नाम से जानते हैं। ग्रेड ऊपर जी से दर्शाया जाता है। ठीक, जैसे एक ग्रेड है हमारा, तो एक के ऊपर छोटा सा जी लगा देंगे हम, एक के ऊपर छोटा सा जी लगा देंगे तो 1 ग्रेड ये पढ़ा जाएगा कि 1 ग्रेड है। चूँकि यहाँ पर अगर अंश और ग्रेड में अगर मापें तो अंश में जो मापा जाता है, डिग्री में जो हमारा कोण मापा जाता है, इसी को 90 बराबर भाग में बांटा था, यानी कि वो 90 भाग के बराबर, यहाँ पर क्या है 100 भाग के बराबर, यानी कि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड ना। यानी कि देखिए जैसे एक समकोण था, साष्टिक पद्धति वालों ने उसको 90 बराबर भागों में बांटा और उसी समकोण को फ्रांसीसी पद्धति में या सटीक पद्धति में, सेंटेसिमल पद्धति में, उसको जो है उन्होंने 100 बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये जो 100 हिस्सा हमारा ये बना एक ही, मतलब ये समकोण तो अगले समकोण के बराबर ही होगा। वो भी समकोण जो इन्होंने 90 भागों में बांटा था इसको, वो भी एक समकोण था। इसको जिसको 100 बराबर भागों में बांटा वो भी ये 90, ये दोनों तो बराबर होंगे इन दोनों का मान। यानी कि और अंश क्या होता है इसमें, अंश होता है 90, अंश में अगर नापे तो 90 होता है, 90 अंश। ठीक, या एक समकोण कह सकते हैं। यहाँ पर अगर परिभाषा लिखें तो एक समकोण बराबर 100 ग्रेड ऐसे लिख दें अभी, या 100 ऐसे लिखा जाता है, 100 के ऊपर ऐसे जी छोटा सा लगा दिया जाता है। ठीक, 100 ग्रेड 1 समकोण। ठीक, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है। ठीक,
और एक समकोण बराबर यहाँ हमने पढ़ा था 90 अंश होता है। ठीक, तो 90 अंश बराबर 100 ग्रेड। अगर अंश और ग्रेड में अगर संबंध यहाँ याद करें तो 90 अंश बराबर हो जाता है हमारा 100 ग्रेड। 100 ग्रेड, ये इसमें दोनों में ग्रेड और अंश में संबंध है। यानी कि अब हम यहाँ पर जो है ये इतना यहाँ पर हमने सीख लिया कि अगर कोई जो है कोण की किसी की माप जो है वह अंश में दी रहेगी तो हम उसको ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, या फिर कोई ग्रेड में दिया गया है उसको हम अंश यानी डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ठीक, यहाँ से इस संबंध से, क्योंकि 90 अंश जहाँ होगा वहाँ हम 100 ग्रेड उसके स्थान पर लिख सकते हैं। ठीक, या अगर यहीं से मान निकालना चाहे कि एक अंश बराबर कितने ग्रेड होता है तो एक अंश बराबर यहाँ पर निकाल सकते हो। एक अंश बराबर, चूँकि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड, एक अंश बराबर 100/90 ग्रेड हो जाएगा। सॉरी, ये यहाँ पर इसका ग्रेड यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि ये ग्रेड है। ठीक, तो इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 10/9, 10/9 ग्रेड। ठीक, एक अंश बराबर 10/9 ग्रेड। या फिर एक ग्रेड अगर निकालना चाहें यहाँ से तो यहाँ से हो जाएगा एक ग्रेड बराबर, ठीक, एक ग्रेड बराबर यहाँ से ये 100 नीचे चला जाएगा, यहाँ से 90/100 अंश। ठीक, इतना आएगा। या फिर 9/10, एक ग्रेड बराबर 9/10 अंश। इसी से हम जो है संबंध निकाल सकते हैं खुद से। तो अगर ये हमें पता चल गया कि 90 अंश बराबर 100 ग्रेड होता तो यहाँ से हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर कोई बात करे कि 27 अंश बराबर क्या होगा, कितने ग्रेड बराबर कितने ग्रेड, अगर ये पूछ ले सवाल में किसको ये हमारा जो है साष्टिक पद्धति में दिया गया है 27 अंश जिसका मान है, इसको आप फ्रांसीसी पद्धति यानी कि सटीक पद्धति में बदलो तो क्या करोगे आप, 27 अंश है, चूँकि एक अंश बराबर हमने यहाँ जाना कि 10/9 ग्रेड होता है, तो इसी को हम क्या कर लेंगे 27 गुणे 10/9, ये हमारा ग्रेड में चेंज हो जाएगा, ये हमारा ग्रेड में चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि एक देखिए 27 अंश है तो एक अंश बराबर 10/9 ग्रेड होता है। हमने यहाँ से ये इस संबंध से यहाँ निकाला, तो यानी कि 27 अंश बराबर 27 गुणे 1 मतलब कि यानी कि 27 गुणे 10/9 के पूरे ग्रेड का मान आ जाएगा। ठीक, जैसे आप लोग करते हो भाई कि जैसे एक पेन बराबर क्या होता है, एक पेन मान लीजिए 5 रुपये की है तो 10 पेन क्या होगी, 10 पेन का मूल्य क्या होगा, कितने रुपए, 10 से 5 गुणा करते हो ना, तो यानी कि 5 गुणे 10। ठीक, उसी प्रकार यहाँ हुआ 5 गुणे 10 यानी 50 रुपये होगा, 50 रुपये। ठीक, जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपये, 10 पेन की कीमत बताइए तो 5 गुणे 10 यानी कि 50 रुपये। ठीक, उसी प्रकार यहाँ है कि 27 अंश में कितने ग्रेड होंगे, अगर एक अंश में 10/9 ग्रेड है, यही तो दिया गया है कि हम जानते हैं ये कि भैया कि एक अंश जो है वो 10/9 ग्रेड के बराबर है, तो हमें 27 अंश पूछ रहा है, यानी कि उसी को गुणा करा देंगे। जैसे एक पेन हमें पता है कि 5 रुपये की है, तो चाहे 10, 15, 20, 25 कुछ भी पूछे पेन का दाम हम तुरंत बता सकते हैं गुणा करके। उसी प्रकार यहाँ कुछ कितने भी अंश कहे हम वहाँ उसका मान ग्रेड में निकाल सकते हैं। यहाँ से जो है हमारा आएगा 30 ग्रेड। ठीक, यानी कि 27 अंश बराबर 30 ग्रेड होता है। 9 से 27 काटेंगे 3 आएगा, 3 दाम 30। ठीक, इस प्रकार से हम ग्रेड में अंश में जो है हम एक जो है दोनों में संबंध यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब इस प्रकार जो है यहाँ इसकी जो सटीक पद्धति की जो ग्रेड से छोटी इकाइयाँ हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अगर एक ग्रेड को आप 100 भागों में बांट देते हो, जैसे यहाँ पर सेंटेसिमल है यानी कि यहाँ पर 100 की बात होगी, जैसे यहाँ पर सेक्साजेसिमल था हमारा, सेक्साजेसिमल, सेक्सा मतलब हमने बताया था कल कि 60 होता है, साष्टिक यानी कि 60, तो वहाँ पर 60 की बात थी, यानी कि एक अंश बराबर हमारा 60 मिनट होता था, इस प्रकार से ना, यहाँ वहाँ हमने पढ़ा था। यहाँ पर जो है सटीक पद्धति में एक ग्रेड बराबर यहाँ पर 100 मिनट होगा। ठीक, लेकिन ये देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि आप इस अंश को इस अंश के बराबर यानी कि इस मिनट को 100 मिनट को आप इसके मिनट से आप तुलना करने लगते हो, तो इसका मिनट अलग है और इसका मिनट अलग है, दोनों के मिनट में डिफरेंस है, मान का भी आप खुद ज्ञात कर सकते हो यहाँ से। जैसे
एक अंश बराबर हमने देखा 60 मिनट होता है, ठीक। एक अंश में 60 मिनट और एक ग्रेड में 100 मिनट होता है। देखिए, एक अंश में 60 मिनट और एक ग्रेड में 100 मिनट होता है, ठीक। ये होता है, लेकिन यहाँ पर अगर अंश और ग्रेड में तुलना करें तो एक अंश बराबर होता है 10/9 ग्रेड। अगर इस 10/9 ग्रेड को हम 100 से गुणा करें तो कितना आएगा? 10/9 को 100 से गुणा करेंगे तो हमारा एक 60 मिनट थोड़ी आएगा। काट करके देखिए, इसको 60 मिनट आना चाहिए। अगर ये मिनट और ये मिनट बराबर हैं तो हमने इसके ग्रेड को हमने मिनट में चेंज किया। इसके हिसाब से एक ग्रेड बराबर 10 मिनट होता है, तो हमने 10/9 ग्रेड होता है चूँकि एक अंश में, तो इस 10/9 ग्रेड को हमने यहाँ पर किस में चेंज किया? हमने इसको मिनट में चेंज किया, यानी कि 10/9 इंटू 100 हमने किया, ठीक। 100 ही तो करेंगे क्योंकि 10/9 ग्रेड है। यहाँ एक ग्रेड का मान 100 मिनट, तो 10/9 ग्रेड का मान हमें गुणे 100 ही करने, 100 को करने पर ही तो हमारा मिनट में मान पता चलेगा। तो इसको हम हल करेंगे तो 60 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट होता है। तो यहाँ एक अंश बराबर यहाँ 60 मिनट होना चाहिए, लेकिन इसका मिनट और इसके मिनट में अंतर, इस वजह से यहाँ पर 60 मिनट नहीं आ रहा आंसर। तो ये जानिए, कभी भी यहाँ पर, और हाँ, अगर जिस प्रकार वहाँ एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता था, डबल डैश लगा देते थे ऊपर, वैसे यहाँ पर एक अंश बराबर 100 सेकंड होगा। ये यहाँ का सेकंड, यहाँ का सेकंड जो है अंतर है दोनों में, ठीक। यहाँ का सेकंड कुछ दूसरा कहता है, दूसरी बात, और यहाँ का सेकंड कुछ दूसरी बात कहता है, ठीक। तो कभी भी आपको एक बात यहाँ सीख के जाइए कि आपका जो ग्रेड, यानी कि जो ग्रेड का हमारा मिनट और सेकंड है और जो हमारा अंश का मिनट और सेकंड मिलता है, वो दोनों जो है मिनट और सेकंड की वैल्यू जो है वो बराबर नहीं होती। यहाँ पर मिनट का सेंस दूसरा होता है, यहाँ पर मिनट का सेंस दूसरा होता है, ठीक। ये जानना ज़रूरी है आप लोगों के लिए, नहीं तो आप लोग गलती कर दोगे कहीं ना कहीं अगर आएगा इस प्रकार से। तो ये मान करके चलना कि अंश के साथ अगर मिनट कहीं मिले तो इसका मतलब वो अंश वाले मिनट की बात कर रहा है, ठीक। और अगर ग्रेड के साथ कहीं मिनट मिले तो समझो यहाँ पर इस ग्रेड, इस अंश की बात कर रहा है, यानी कि इस मिनट की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक। एक ग्रेड बराबर 100 मिनट की बात कर रहा है, इस प्रकार से मिनट की यहाँ बात कर रहा है, और यहाँ पर मिनट की उस प्रकार से बात कर रहा है। यहाँ पर जो है अंश के साथ दिया गया, जैसे आपको कोई कहा 30 अंश और 30 सेकंड, इस प्रकार से कोई कोड बना, 30 अंश 30 सेकंड, 30 सेकंड यानी कि यहाँ पर आधा अंश, 30 सेकंड को आधा ही अंश कहें, क्योंकि एक अंश बराबर 60 मिनट, यहाँ पर 30 मिनट है ये, हाँ। तो एक अंश बराबर 60 मिनट, तो 30 सेकंड 30 मिनट बराबर 1/2 मिनट अंश होगा कि नहीं होगा? तो यानी कि अगर 30.5 अंश कहीं दिया गया है, उसको आप कह सकते हो 30 अंश 30 सेकंड। इस प्रकार से आपको कोडों को देखने को मिलेगा। आप जब फिजिक्स में पढ़ोगे तो वहाँ पर मिनट भी देखने को मिलेगा और सेकंड भी, क्योंकि जो तारों, ग्रहों आदि की जो यहाँ से हम मापते हैं, उनके व्यास को मापते हैं, तो जितना ही अधिक हमारा तारा दूर होगा या उतना ही छोटा दिखाई देगा, यानी कि इतना बड़ा केवल दिखता है हमारा तारा यहाँ से, ठीक, बहुत छोटा दिखता है। तो उसके हिसाब से जब हम कोण को मापते हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण हमारा बहुत ही छोटा प्राप्त होता है, ये कोण हमारा बहुत ही छोटा प्राप्त होता है। इसके बारे में आप यहीं पढ़ोगे कि ग्रहों तारों की कैसे आप वो माप सकते हो, क्या नाम है उसका, इसका व्यास कैसे माप सकते हो यहाँ से, ठीक। या फिर कई चीज़ें जो है भौतिक में आप लोग पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में आपके मिलेगी, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपकी फिजिक्स, आप पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर यहीं सब आपको मिल जाएगा कि किस तरह हम तारों की, ग्रहों की, यहाँ से यहीं हम बैठे बैठे यहाँ से हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अभी देखिए यहाँ से ऐसी हमारे पास युक्त तो बनी नहीं है कि किसी तारे के पास हम चले जाएं उसकी दूरी मापने के लिए, जैसे यहाँ से सूर्य की दूरी हमें पता है, ठीक। हमारी जो दूरी है पृथ्वी से सूर्य की वो हमें पता है, लेकिन कैसे कोई यहाँ से कुछ यान लेकर के या ऐसे करके तो नहीं गया होगा मापने, क्योंकि हम सूर्य के पास जाना भी असंभव है, ठीक। ये तो जानते हो आप भाई, उसके पास इतना ताप होता है कि वह जला देगा आपको उसके पास जाओगे तो इस वजह से हमारी पृथ्वी की और सूर्य की दूरी किस तरह नापी गई है, ये आप लोग कभी सोचा होगा?
अगर नहीं सोचा है तो यहाँ पर सोचना पड़ेगा आपको, ठीक। इसकी दूरी किस तरह मापी गई, या फिर इसका व्यास यहाँ से कैसे मापा गया कि भाई सूर्य का व्यास भी पता है, सूर्य का हमें व्यास भी पता है कि सूर्य का व्यास कितना होता है, पृथ्वी का व्यास कितना होता है। पृथ्वी पर मान लीजिए रहते हैं हम, पृथ्वी की तो मान लीजिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। लेकिन हमें सूर्य का व्यास कैसे पता चलेगा, तो यहीं पृथ्वी से ही हम एक छोटे से गांव से ही हम इसको माप सकते हैं। यानी कि हम छोटी सी जगह से भी सूर्य के व्यास को, अन्य उसके जो है परिमाप को नाप सकते हैं यहीं से। ये किस चीज़ का कमाल है, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है, मैथ का कमाल है, या फिजिक्स कह सकते हो। फिजिक्स भी वो जो है, फिजिक्स और मैथ समझ लीजिए थोड़ा सा उसमें बस वो क्या करता है, दैनिक जीवन की बातों को दिखाता है। फिजिक्स और मैथ उसी के कैलकुलेशन को दिखाता है। मैथ और फिजिक्स जो है आपस में समझ लीजिए जुड़े हुए हैं, बिना मैथ के फिजिक्स जो है संभव नहीं है, ठीक। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें थी जिनका प्रयोग हम किस लिए हम पढ़ते हैं, ये उद्देश्य हमारे पास ये होना चाहिए कि हम जो ये हमारा पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, ये जो हमारा त्रिकोणमिति हम पढ़ रहे हैं, इसका यूज क्या है, हम कोणों को क्यों पढ़ रहे हैं इतना करीबी से, तो इन चीज़ों का यूज जो होता है वो हमें जानना ज़रूरी है। और यूज यही है हमारा कि हम विभिन्न तारों की, ग्रहों की गति को मापते हैं, गति नहीं यानी कि व्यास को मापते हैं, बहुत सारी परिमापों को मापा जाता है यहाँ से, ठीक। तो वो सब ट्रिग्नोमेट्री का कमाल है। या फिर आप जैसे यहाँ से कह सकते हो, जैसे यहाँ से कोई मीनार की ऊंचाई किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की सहायता ज्ञात कर सकते हैं। जैसे बहुत ऊंची मीनार है, उस पर चढ़ नहीं सकते, लेकिन उसकी हम ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक। उसकी हम ऊंचाई ज्ञात करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं, नीचे से ही, यानी कि यहीं से हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। बस कैसे ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यहाँ से हम मीनार से चले कुछ दूर तक, यहाँ तक पहुँच गए, ठीक। यहाँ तक पहुँचे तो यहाँ से हम जो है इसके शिखर का उन्नयन कोण हम माप लेंगे कि यहाँ से हमारी आँख पर कितना दृष्टि का कोण जितना बन रहा है, उस हिसाब से यहाँ थीटा निकाल लेंगे, ठीक। और यहाँ से इसकी दूरी तो माप ही सकते क्योंकि हम ज़मीन पर हैं ही, तो यहाँ से इसकी दूरी तो मापना हमारे लिए संभव है क्योंकि यहाँ से हम यहाँ तक हम गए हैं, ठीक। तो यहाँ जिस इतनी दूरी और ये थीटा पता चल गया, यानी कि हम मीनार की ऊंचाई यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कैसे ज्ञात करेंगे, ये हमारे जो है इसी ट्रिग्नोमेट्री का ही जो है ये हमारा काम है ज्ञात करना इसको, ठीक। तो इन तमाम जो है चीज़ों के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है, ठीक। और आप जहाँ भी देखेंगे फिजिक्स में, आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा शायद फिजिक्स में हमारे हिसाब से कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन ना आया हो। फंक्शन का मतलब कि एक साइन या कॉस का जिक्र ना हुआ हो या टेन का, ऐसा कोई चैप्टर नहीं मिलेगा। सब में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, ये सब सारी चीज़ों का जिक्र हर एक चैप्टर में किया गया है। और ये सब हम कहाँ पढ़ते हैं, इसी ट्रिग्नोमेट्री में। यानी कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक। तो इन चीज़ों को पढ़ने के लिए जो है यहाँ हमारे साथ बने रहिए, हम तो आपको अच्छे से इसका ज्ञान जो है दे देंगे, ठीक। अब चलते हैं यहाँ पर, शायद हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से इसको बता दिया है, ठीक। तो यहाँ पर फिर से मैं बता देता हूँ कि साष्टिक पद्धति में हम एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटते थे, तो जो एक भाग आता था वही एक अंश कहलाता था। ये हमारी साष्टिक पद्धति में अंश की परिभाषा हो गई, ठीक। और सटीक पद्धति में जो हमारा है, सेंटेसिमल पद्धति में जो हमारा है, वो एक समकोण को उन्होंने 100 बराबर भागों में बांटा, और जो 100 बराबर भागों में बांटा, जो एक भाग के कोण का जो मान आया उसको उन्होंने कह दिया 1 ग्रेड, ठीक। इस तरह से उसको जो है एक समकोण बराबर 100 ग्रेड जो है ये परिभाषा प्राप्त हो गई उसकी, ठीक। चूँकि हम अगर अंश में और ग्रेड में यहाँ से संबंध स्थापित करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि एक समकोण बराबर 100 ग्रेड होता है, यानी कि एक समकोण बराबर यहाँ 90 अंश होता था और यहाँ 100 ग्रेड होता, वही एक समकोण ही बराबर इसके बराबर, तो यानी कि 90 अंश 100 ग्रेड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक समकोण के ये भी बराबर है, एक समकोण के ये भी बराबर है 90 अंश भी, यानी कि दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 90 अंश बराबर 100 ग्रेड। तो यहाँ से हम
कोई अगर वैल्यू हमारी अंश में दी गई है उसको ग्रेड में चेंज कर सकते हैं, ग्रेड में दी गई है तो हम उसको अंश में आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक, बाकी चलते हैं अगली विधि की ओर। ठीक है, चलिए तीसरी जो हमारी विधि है वो हमारी विधि का नाम है रेडियन या फिर वृत्तीय पद्धति। ठीक, रेडियन या फिर सर्कुलर सिस्टम, सर्कुलर वृत्तीय को सर्कुलर कहते हैं। ठीक, तो रेडियन या सर्कुलर पद्धति क्या होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर वृत्ति आया है, वृत्ति का मतलब यहाँ वृत्त की कोई जिक्र होगी, वृत्त का कोई जिक्र यहाँ पर होगा, तो हम चलिए एक वृत्त बना लेते हैं। ठीक, एक वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, अब हमने ये जाना कि यहाँ से अगर कोई एक त्रिज्यखंड ले लें, त्रिज्यखंड आपने 10th में इसको पढ़ा है। त्रिज्यखंड क्या होता है, मतलब किसी वृत्त से एक छोटा सा इस तरह से हिस्सा अगर काट लेंगे हम तो ये हमारा जो आकृति होगी ये वाली, वो हमारी त्रिज्यखंड कहलाएगी। ये आकृति यहाँ से ये छोटा सा, ठीक, ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाता है, उस वृत्त का एक त्रिज्यखंड है। ठीक, यहाँ कुछ कोण बनेगा, हम मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। ठीक, और इसकी त्रिज्या मान लीजिए आर है, ये भी त्रिज्या है आर होगी ना, क्योंकि त्रिज्याएं चाहे जहाँ हम बनाए वृत्त में वो समान होंगी। ठीक, ये भी त्रिज्या है ये वाली और ये भी त्रिज्या है। ठीक, चलिए मान लीजिए जो ये इसकी लंबाई है यहाँ पर, इसकी लंबाई, ठीक, इतनी लंबाई जो है वो हमारी यल है, जो हमारा ये चाप कटा है, ठीक, आर्क जो कटा है हमारा यहाँ से यहाँ तक, वो हमारा यल है। ठीक, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, अब अगर ये थीटा हमें ज़रूरत है इसकी, मान लीजिए, ठीक, इस थीटा को ज्ञात करना है तो हम ज्ञात, यहाँ पर जो थीटा है ये हमारा, वो थीटा का मान हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। थीटा बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या, यानी कि हमारा ये चाप क्या है हमारा आर्क, ठीक, आर्क मतलब यल। ठीक, यहाँ पर यल हमारा चाप है एंड त्रिज्या क्या है आर हमने माना है, तो चाप बटे त्रिज्या यानी यल अपान आर हमारा क्या हो जाएगा थीटा का मान। ठीक, तो हमारा देखिए ये हमारा हो गया थीटा बराबर यल अपान आर। ठीक है, तो इस फार्मूले से हम इस थीटा का मान निकाल सकते हैं। ये थीटा जो है, ये थीटा जो है वो हमें यहाँ पर इस फार्मूले के लिए थीटा का मान हमेशा जो है वो रेडियन में लिया जाएगा भैया, ये रेडियन में है इसका मान, क्योंकि ये वृत्त के रूप में इसको ज्ञात कर रहे हैं ना, यानी वृत्तीय पद्धति से ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि इसका जो है हमारा मान जो थीटा का होगा वो हमेशा यहाँ पर इस फार्मूले के हिसाब से, ये नहीं कि अगर यहाँ पर अंश से लिख देंगे या फिर ग्रेड लिख देंगे तो उसके हिसाब से ये फार्मूला यल अपान आर हमारा नहीं बनेगा। लेकिन अगर रेडियन में मान होगा यहाँ थीटा तो हमारा जो है यल अपान आर उसका फार्मूला होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस प्रकार से जो है थीटा को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके बाद देखिए आप एक जानते होंगे एक विधि कि यहाँ पर पाई का एक मान होता है, पाई का जो मान होता है भैया, पाई एक कांस्टेंट है, चूँकि आप जानते हो कि जो हमारा ये हमारी परिधि जो होती है, पूरी परिधि जो होती है, परिधि आप लोग पढ़े होंगे, परिधि बराबर 2πr, ये हमारा होता है 2πr, यानी 2r कहेंगे तो 2r यानी कि r और r दोनों जोड़ेंगे तो यानी कि ये हमारा व्यास बन जाएगा ना। तो 2r यानी कि व्यास, यानी कि परिधि बराबर c मान लेते हैं, परिधि को c मान लेते हैं, c बराबर होता है पाई इंटू d यानी कि व्यास, ये हमारा डायमीटर व्यास। ठीक, और c हमारा ये हमारा परिधि है। ठीक, तो परिधि बराबर पाई इंटू डी होता है, या पाई इंटू 2πr ये भी कह सकते हैं, होता है। ठीक, तो यहाँ से पाई अगर हम ज्ञात करना चाहें तो पाई बराबर होता है c अपान डी। ये पाई एक कांस्टेंट है, क्योंकि जो c होता है वो d के अनुक्रमानुपाती होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो बराबर दिखाने के लिए एक नियतांक लाते हैं जिसका नाम पाई रखा गया है। और उस पाई का मान जो होता है, उस पाई का मान जो होता है हमारा, उस पाई का मान जो होता है कई प्रयोगों से सिद्ध किया गया, ये पाई हमेशा निश्चित रहता है किसी भी गोले के लिए। आप देखो चाहे उसकी त्रिज्या पर या फिर उसके व्यास पर वो निर्भर नहीं करता पाई का मान। ठीक,
और उस पर जो है निर्भर किसी पर नहीं करता है पाई का मान। पाई हमेशा हर वृत्त के लिए कांस्टेंट रहता है, ठीक, स्थिर रहता है मान उसका। पाई का मान होता है 22/7, आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन असल में इसका मान ये नहीं होता, ये लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखी गई है 22/7। पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है जिसको हम बटे में लिख ही नहीं सकते, यानी कि 22/7 वो लिखी नहीं जा सकती, ठीक। इसका वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी होती है, 1.31415 ऐसे शायद ऐसे कुछ होता है मान अनंत तक। यहाँ पर अलग अलग वैल्यू आएंगे, कभी भी रिपीटेड वैल्यू नहीं आएगी, इसे अलग अलग मान जो है आते रहेंगे। तो ये हमारा इस प्रकार से जो मान हो जाता है पाई का, वो हमारा अपरिमेय संख्या इस वजह से कहलाती है, ठीक। तो ये हमारा इसमें संबंध क्या है, ये बता क्यों रहे हैं, इसको देखते हैं आगे अगले पन्ने में, ठीक। देखिए थीटा की जो परिभाषा होती है हमारी, वो अगर देखें यहाँ से तो थीटा बराबर ये अपान आर, तो बताए हमने, ठीक। लेकिन थीटा की असल बात ये यहाँ पर हमने कहा ये रेडियन में है, ये रेडियन में है। तो यानी कि अगर एक रेडियन की बात करें, एक रेडियन यहाँ सी से दिखाया जाता है, रेडियन को यहाँ सी से दिखाया जाता है। किसी के ऊपर अगर सी लिख दिया जाए इसे, इसका मतलब एक रेडियन इसका नाम है, ठीक, एक रेडियन इसका नाम है। 1 की पावर सी कर देंगे, मतलब एक के ऊपर थोड़ा छोटा सा सी, छोटे लेटर वाला, वो लगा देंगे, तो हमारा ये क्या कहलाएगा, हमारा कहलाएगा एक रेडियन, ठीक। तो ये एक रेडियन हमारा मान हो जाएगा, ठीक। तो एक रेडियन अगर कब होगा, एक रेडियन का मान कब याद आएगा, जब यल और आर एक एक हों। यानी कि अगर मान लीजिए ये चाप का मान जो है 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी हमारी जो वृत्त की त्रिज्या वो भी 1 सेंटीमीटर है, यानी कि 1/1, यानी कि 1 आ जाएगी, यानी कि रेडियन जो थीटा है वो 1 रेडियन आ जाएगा, जो थीटा हमारा वो 1 रेडियन आ जाएगी। यानी कि 1 रेडियन कोई परिभाषा पूछे तो आप बता देना कि किसी वृत्त में इकाई, किसी इकाई त्रिज्या के वृत्त में, किसी इकाई त्रिज्या, यानी कि एक इकाई मतलब कोई एक चाहे मीटर हो या 1 सेंटीमीटर, कुछ भी उसकी मान हो, कोई मतलब नहीं, केवल एक होना चाहिए, ठीक। तो इकाई त्रिज्या का एक इसी वृत्त में थीटा कोण बनाते हुए, जब थीटा कोण बनाते हुए इकाई, एक इकाई उसका परिधि जो है ले ली जाती है, तो उस जो थीटा बनता है उसका मान हमारा एक रेडियन कहलाता है, ठीक। इस प्रकार से आप परिभाषा अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे रेडियन की बात हो गई। अब रेडियन होता क्या, देखिए इसको संबंध देखिए, चूँकि हमने एक पढ़ा था ये यल का मान जो होता है भैया, यल का मान होता है θ/360 इंटू 2πr, इस प्रकार से ये होता है। ये हमने पढ़ा है, ये हमने 10th में पढ़ा है, ये कोई नया फार्मूला हमने नहीं लिखा यहाँ से, देखिए, ठीक है। चूँकि हमने जो यहाँ पर त्रिज्या का हमने फार्मूला 2πr होता है इसका सी, ठीक, ये हमारा पूरे वृत्त का परिधि, लेकिन ये छोटे से ही, इस छोटे का यानी यल का मान तो इस थीटा पर निर्भर करेगा, यानी θ/360 से गुणा हो जाएगा। या फिर क्योंकि देखिए θ/360 से क्यों गुणा हो रहा है, देखिए क्योंकि जैसे देखिए अगर ये पूरा कितना अंश है, पूरा अगर घूम जाएंगे हम यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 360 है, ठीक। एक थीटा भाग लिया गया मतलब छोटा सा, तो θ/360 करेंगे तो ये इस भाग की हमारी माप आ जाएगी, इस माप, चूँकि हम पूरे वृत्त की बात करेंगे 360 अंश होगा, यानी 360 और बटे 360 करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी 2πr उसका फार्मूला हो जाएगा, यानी वो तो होता ही है, ठीक। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यल बराबर θ/360 अंश इंटू, ये अंश में इसका मान होता है भैया, ये 360 जो लिखा गया है वो अंश में लिखा गया, इंटू 2πr, ठीक है। ये इस प्रकार से होगा, अगर 2 से यहाँ से काटें इसको 360 को तो 180 बचेगा, यानी कि यल बराबर θ/180 इंटू πr, इस प्रकार से हो जाएगा। अगर इस फार्मूले में मान रख दें, हम इस फार्मूले में मान रख दें तो वो हमारा आ जाएगा थीटा बराबर, ये थीटा हमारा अंश में है भैया, ये थीटा बराबर, ये थीटा जो हमारा है वो अंश में है, और ये थीटा हमारा जो है यहाँ, ये थीटा ये हमारा रेडियन में है, ये चीज़ ध्यान रखो आप भैया, ये रेडियन में है, यानी कि थीटा जब रेडियन में ज्ञात करेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा थीटा अंश में अपान 180 अंश, ठीक, इंटू πr, और अपान r होता है, यानी कि पूरे का बटा r कर देंगे तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि थीटा
इंटू मतलब थीटा रेडियन में जो होगा वो पाई/180 इंटू ये थीटा अंश में, यानी कि अगर अंश में कोई मान है तो उसको आप रेडियन में यहाँ से ज्ञात कर सकते हो इस फार्मूले से। ठीक, इस प्रकार फार्मूले से ज्ञात कर सकते हो। जैसे जैसे कैसे ज्ञात करें हम, जैसे आप 30 अंश हमने दे दिया, इसको को रेडियन में बदलो, को रेडियन में बदलो। ठीक है, कोई चीज़ अगर यहाँ से ना समझ में आ रही हो तो उसको आप कमेंट में या कहीं से हमसे पूछिएगा, हम फिर से उसको बताएंगे। ठीक, क्योंकि हमने ये सोचा है कि भाई ये चीज़ याद है आपको, यल बराबर इतना होता है, और ये थीटा जो होता है आप अंश में वहाँ पर पढ़ते थे, ये थीटा जो यहाँ पर मान होता था वो अंश में लिखते थे। उसमें होता था कि किसी वृत्त में 30 अंश का एक त्रिज्यखंड काटा जाता है और उस वृत्त की त्रिज्या इतनी है तो उसका जो है उसकी उस त्रिज्यखंड की परिधि बताइए, तो आप उस फार्मूले का यूज करते थे और यहाँ थीटा अंश में ही लिखते थे। ठीक, तो वो इसलिए इसको पता होने के कारण हमने यहाँ पर उसका जिक्र नहीं किया। यल यहाँ से हमने निकाला, जो हमने फार्मूला याद था पहले ही 10th में, और उसी फार्मूले को हमने इस फार्मूले रखा, थीटा बराबर थीटा रेडियन में, थीटा रेडियन। इस फार्मूले को आप याद करिए अगर नहीं याद है, ये एक मतलब इसका एक प्रयोग के द्वारा इसको ज्ञात किया गया भैया। मतलब रेडियन की परिभाषा ही यही होती है, किसी रेडियन के थीटा की परिभाषा ही यही होती है कि भैया आप इस यल को इस आर से भाग करोगे, जो भी मान आएगा वही जो है रेडियन में इसको हम कहेंगे। ये हमारी रेडियन की ही परिभाषा है, यही चीज़, यही मेन परिभाषा है रेडियन की। ठीक, तो परिभाषा कैसे आई ये तो हम नहीं बता सकते ना, ये यल अपान आर क्यों माना गया। ठीक, जैसे आप जैसे 2 गुणे 3 करा गया, जैसे ये हमारा 6 होता है हमने बताया, मतलब जब गुणा होता है तो यहाँ पर इन दोनों का गुणा होता है, ये हमने बताया था, मतलब ये हम जानते हैं। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पर कोई पूछे कि भाई गुणा ही क्यों, मतलब कि 3 गुणे 2 अगर कहीं लिखा है तो उसको 6 ही क्यों लिखें, 3 गुणे मतलब 2 गुणे 3 को हम 5 क्यों नहीं लिख सकते, तो ये हमारे लिए बताना संभव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि भाई गुणा का नाम ही यही है कि उसको गुणा करने के, यानी कि वो समान 6 आएगा, इस तरह से उसकी 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक, तो गुणा का अगर कोई अर्थ ही नहीं जानता तो वो जो है आंसर कुछ भी लिख सकता है। लेकिन अगर भाई थीटा रेडियन की परिभाषा आप जानते हो, रेडियन है क्या, तो वो है यल अपान आर। यल अपान आर चाहे जहाँ मिले तो आप कह दो कि जैसे ये इसका और इसका अनुपात जो है वो हमारा रेडियन में थीटा कहलाता है। ठीक, तो यल अपान आर यहाँ से आ गया। उसके बाद यल यहाँ हमने 10th के फार्मूले से याद किया, और ये अंश में होता है, ये हमारा रेडियन में होता है, इस वजह से हमने यहाँ पर सी लगा दिया, यहाँ पर अंश छोटा सा गोला लगा दिया। ठीक, और फार्मूले में, इस फार्मूले में इसको रखा इस मान को, तो आर से आर कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से ये सिद्ध होता कि हमारा त्रिज्या पर, वृत्त की त्रिज्या पर जो है रेडियन का मान निर्भर नहीं करता। ठीक है, यहाँ से ये कंडीशन होती है, क्योंकि आर का कोई पद ही नहीं है इसमें, रेडियन वाले पद में जो फार्मूला है, तो यानी कि आर पर चाहे आर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, आर कुछ भी हो। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा थीटा जो रेडियन में पाई/180 इंटू थीटा अंश में। ठीक, तो हमने कहा कि क्वेश्चन हमारे पास आया कि 30 अंश को आप रेडियन में बदलो, तो रेडियन में आप थीटा रेडियन में, ठीक, क्या आएगा आपको पाई/180, थीटा अंश में दिया गया है ये 30, तो वहीं रख दो आप, पाई/180 इंटू 30। ठीक, ये 30 अंश, तो हमारा जो कैंसिल होकर के जो हमारा आंसर आएगा थीटा अंश बराबर यहाँ से 6 आ जाएगा, 3 से अगर 18 काटेंगे 6 आएगा नीचे, यानी पाई/6, ये हमारा रेडियन में मान हो जाएगा। इसी 30 अंश को हम रेडियन में क्या कहेंगे, पाई/6, या फिर पाई का मान यहाँ रख करके हम भी ज्ञात कर सकते हैं, 22/7 कर दें, इसके ऊपर हम सी लगा देंगे, इसके ऊपर हम सी लगा देंगे, यानी कि ये हमारा जो इसको हल करने पर जो आएगा उतना रेडियन हो जाएगा। पाई की जगह पर आप उसका मान भी रख सकते हो। ठीक, अगर दशमलव में आंसर लाना हो तो। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे। अगर अच्छा यहाँ पर अंश में और रेडियन में हमको पता चल गया क्या फार्मूला, और आपको ये भी ज्ञात है भैया कि एक अंश बराबर होता है, या हाँ, 90 अंश बराबर, यहाँ हम 90 अंश की बात करें, 90 अंश बराबर 100 ग्रेड होती है। अंश और ग्रेड में यहाँ संबंध दिखा, अंश और रेडियन में यहाँ संबंध दिखा, तो आप यहाँ से अंश में और रेडियन यहाँ पर रेडियन और ग्रेड में आप संबंध ज्ञात कर सकते हो। इस संबंध को ज्ञात करने के लिए आप खुद से करिएगा प्रयास, और ना आए तो पूछिएगा। बाकी कल मिलते हैं, बाय।